नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एक नहीं दो बैंक्स के बारे में, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्रीज के सबसे जो इम्पोर्टेंस सेक्टर होते हैं वो है बैंक्स। क्योंकि बैंक्स अगर स्ट्रांग ना हो, अगर बैंक्स का अगर ग्रोथ ना हो, तो कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ हो नहीं सकता। क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे तो बैंक के हाथ में पैसा आएगा और उस पैसे से वो दूसरों को लोन दे पाएंगे और उस लोन से इंटरेस्ट कमाएगा और उस इंटरेस्ट से इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा। तो इससे ये जो टोटली जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमेशा मेंटेन करते हैं कोई भी कंट्रीज के जीडीपी। तो जीडीपी इंडिया में जीडीपी जो है वो अभी टॉप 5 में कंपनी इंडियन जीडीपी पहुंच चुके हैं ग्लोबली लेवल में। मतलब ग्लोबली मार्केट में जितने सारे कंट्रीज है उनमें से टॉप 5 में कंपनी पहुंच चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 2030 के अंदर अंदर वो टॉप 3 के अंदर आने वाले हैं। तो आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात बात की बात है। अभी ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा उसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हाँ अपकमिंग टाइम में वो थर्ड पोजीशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आज बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सारे कंपनीज के ऊपर नहीं, दो ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो आज आपको सस्ते प्राइस में मिला है, जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो डेटा है वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो कुछ सोर्सेज के माध्यम से ये पता जा रहा है कि इंडियन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो 2018 से लेकर 2028 तक यूएसडी मिलियन के हिसाब से कितना ग्रोथ कर रहा है वो आप देख सकते हैं। 2018 से लेकर 2021 तक डेटा था। 2021 में डेटा था 776 मतलब मिलियन के आसपास। मतलब 2021 से 2028 एटलीस्ट 7 ईयर्स 7 सालों में कंपनी डबल के ऊपर कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ाने वाला है। तो सोचिए किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में, वो भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म में ग्रोथ हो रहा है। आज आप किसी भी बैंक्स को देखना, वो हर बैंक डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी बैंक पेमेंट सिस्टम है वो डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी बैंक के ऊपर अकाउंट ओपन किया है तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म वो जरूर प्रेफर करते हैं। तो इसके मतलब क्या है, डिजिटली प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। जैसे देखेंगे तो बैंकिंग का जो डिपॉजिट ग्रोथ है, अगर उस डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 में जो डिपॉजिट ग्रोथ था वो 2022 तक वो डिपॉजिट ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। और ये धीरे धीरे करके नहीं बढ़ा, एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा। तो ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में डिपॉजिट ग्रोथ भी और भी अच्छा खासा बढ़ने वाला है। हाँ, एक दिक्कत बात ये भी है कि पहले जिस तरीके से सेविंग और करेंट अकाउंट में, मतलब कासा रेशियो में, सी ए का मतलब है करेंट अकाउंट, एस ए का मतलब है सेविंग अकाउंट। इस दोनों अकाउंट में जो पैसा बैंकिंग के हाथ में आ रहा था वो परसेंटेज बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि लोग अभी अवेयरनेस हो चुके हैं, जो सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छा खासा उसका रिटर्न मिल जाता है, इसलिए वो सेविंग अकाउंट में पैसा रखना नहीं चाहते। तो इस हिसाब से बैंकिंग के हाथ में अगर सेविंग अकाउंट से पैसा कम आए तो बैंकिंग थोड़ा सा खतरे में पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए करंट अकाउंट से तो बैंकिंग को कोई लोन देना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ देखा है तो सेविंग अकाउंट के हिसाब से बैंकिंग को जो लोन देना होगा उस सॉरी इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो 3 से 3.5% के आसपास। तो उनमें से होगा क्या, बैंकिंग को एकदम सबसे मिनिमम पैसे से ही उसको पैसा मार्केट से मिल रहा है। तो ये अगर दोनों पैसा आना कम हो जाए, बंद हो जाए, तो बैंकिंग के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसको दूसरे जगह से लोन लेना पड़ेगा और जहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस कारण की वजह से थोड़ा सा प्रेशराइज बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला है लास्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर अंदर। तो चलो अभी चर्चा कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ के। तो देखिए सेक्टर वाइज अगर ग्रोथ करूँ तो पर्सनल जो सेगमेंट है, मतलब पर्सनल सेगमेंट मतलब जो पर्सनल लोन लिया जा रहा है वो 29% के आसपास है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के डेटा के हिसाब से है। और आप देख सकते हैं सर्विसेज के ऊपर लोन लिया जा रहा है 26%, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के ऊपर लोन लिया जा रहा है 24%, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल के ऊपर लोन लिया जा रहा है 21%, अदर्स के ऊपर 0.26% एंड फूड क्रेडिट के ऊपर 6.92% के आसपास। तो ओवरऑल जो डेटा देखने को मिला उस डेटा के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ पर्सनल लोन्स के ऊपर बढ़ रहा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहा है, और वो भी किसके लिए, देखिए कोई भी फोन्स खरीदारी कर रहे हैं, गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं, कुछ भी ड्रेस, आज तो कुछ भी खरीदारी करने के लिए लोन मिल जाता है बैंक से। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लोन लिया जा रहा है। हाँ, पेमेंट्स भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कुछ लोन डिफॉल्ट भी हो रहा है। तो लोन डिफॉल्ट का जो परसेंटेज है वो पहले जिस तरीके से हुआ करता था वो आज बहुत कम हो चुके हैं। आज पीएससी का बैंक्स के ऊपर भी उतना ज़्यादा लोन डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो चलो उनमें से
आज 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिनमें से फर्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं क्यों पॉजिटिव हूँ, मैं आपको बताऊँगा। मानता हूँ इस कंपनी के 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के लोन हैं। एक सिक्योर लोन है, एक अनसिक्योर लोन है। तो सिक्योर लोन मतलब सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन होता क्या है? देखिए, सिक्योर लोन के मतलब क्या है, मान के चलिए आपने लोन लिया बैंक से और उसके अगेंस्ट में आपके जो घर की जो कागज़ात है, उसको बैंक में जमा किया। तो इसको कहा जाता है सिक्योर लोन। मतलब बैंक, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपका घर को बेचकर भी वो पैसा उठा सकते हैं। तो अनसिक्योर लोन किसका कौन सा है? मान के चलिए आपने कोई पर्सनल लोन लिया, कोई भी अपने कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोन लिया, तो वो लोन देने के बाद आप वो लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मान के चलिए आपने कुछ पर्सनल लोन लिया और आपको ढूंढ ही नहीं पा रहा है बैंक, तो आपको फोन भी नहीं लग रहा है, तो आपको ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो जो लोन आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, बैंक बैंक का जो डिफॉल्ट होगा, उसको अनसिक्योर लोन कहा जाता है। और ये लोन जीवन बैंक का ज़्यादा है, तो इसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। तो चलो अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के जो पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूँगा वो है कासा रेशियो, जो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत वीक लगा, क्योंकि कासा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कासा रेशियो मतलब बैंक के सेविंग एंड करंट अकाउंट में ज़्यादा पैसा बैंकिंग के अंदर आए, तो उसका खासियत मतलब ज़्यादा रहेगा। जैसे बैंक देखिए जिसको लोन देते हैं, तो लोन देने के लिए तो खुद के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। अगर खुद के पास पैसा नहीं है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के माध्यम से एफडी से और भी रिजर्व बैंक से और भी अदर्स जगह से उसको लोन उठाना पड़ेगा, फंडिंग उठाना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उसको खुद का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। मान के चलिए आपने 3% के हिसाब से लोन मार्केट से उठाया, तो उसमें से आपको 3% लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वही जगह पे अगर मार्केट से आपको 4 मतलब 5% के आसपास लोन उठाना पड़े, तो आपको तो 2% ज़्यादा देना पड़ेगा। जो आपको इनकम प्रॉफिट 2% ज़्यादा होना चाहिए था, वो कम हो गया। तो यही कारण की वजह से थोड़ा-सा प्रेशराइज़ यहाँ पे देखने को मिला। बाकी देखिए, इस कंपनी का रेशियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। वैसे एक टाइम कंपनी का रेशियोज़ बहुत कम था 5 साल में, आज 1 साल में 31% के आसपास रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला, जो बेस्ट है। आरओई भी ठीक हो चुके हैं, 1.53 से लेकर 3.48 बना। एनपीए देखिए, बहुत शानदार तरीके से कंपनी एनपीए को कम किया। जैसे 0.81 से लेकर 0.28 के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो एनपीए है बहुत हद तक कम हुआ है। और जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, सीएआर परसेंटेज, मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो किसी भी बैंक के हाथ में हमेशा पैसा होना चाहिए, वो अराउंड आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% से ज़्यादा। तो इस कंपनी ने करीबन 24% से ज़्यादा हाथ में कैश रखा। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, मुझे देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसका कासा रेशियो कम होगा उसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ जाएगा। आप इसी चीज़ को एचडीएफसी बैंक को देख लेना, जहाँ पे से 3.5 से 4% का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कासा रेशियो अच्छा है, उसके मार्केट से फंडिंग बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रेशर इसी जगह पे कंपनी को देखने को मिलेगा। बाकी पैक रेशियो तो ना के बराबर है, चलो ठीक है। बाकी इस कंपनी का पेयर करूँ बाकी ग्रुप से, बाकी कंपनी से, आप खुद ही देख सकते हैं। सारे कंपनी का जो एनपीए है, उनमें से इस कंपनी का एनपीए बहुत कम देखने को मिला। एक बेस्ट पॉइंट है। साथ ही साथ जो सीआर परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है, तो ये भी एक गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो आपको सस्ता में ही दिखेगा। अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा वीकनेस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक ठाक है। बाकी देखिए, इसका मार्केट कैप 8,400 करोड़ है, एक मतलब एक छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अभी कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स का मैं अगर साल भर की बात करूँ, तो देखिए कंपनी का रेवेन्यूज जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में 2023 से लेकर 2024 तक यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यूज, सॉरी रेवेन्यूज की सबसे पहले बात कर लेता हूँ। रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन आया, कोई बात नहीं, इस तरीके से तो हलचल होता रहेंगे। और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंपनी ने यहाँ पे लोन ज़्यादा लिया, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। अभी देखिए कंपनी के बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे इस कंपनी के जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। कंपनी अच्छा खासा लोन भी लेकर रखा है। कंपनी हर साल किस तरीके से लोन ले रहा है वो देख लीजिए। कंपनी अच्छा खासा खुद की जो बोरिंग्स है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक गुड पॉइंट है, क्योंकि बोरिंग्स बढ़ रहा है मतलब कंपनी ज़्यादा मार्केट से पैसा उठा रहा है लोगों को ज़्यादा लोन देने के लिए। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कितना वो खुद लोन ले रहा है, आपको ये देखना है कि उस लोन लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वो देखा जाए तो कंपनी का देखिए सेल्स तो बढ़े मगर प्रॉफिट में वीकनेस है, और यही कारण की वजह से कंपनी के कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिला, अराउंड 14% के आसपास। अभी देखिए कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को आपको नोटिस कराऊंगा। पहले इन्वेस्टर,
आप देख सकते हैं प्रोमोटर ने माल बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा पब्लिक ने, सॉरी, एफएस ने कुछ उठाया, डीएस ने तो ना के बराबर, बाकी पब्लिक के पास भर भर कर होल्डिंग है, मतलब पब्लिक ने पूरा का पूरा माल खरीदारी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन के पास होता तो एक ट्रस्ट बिल होता। फिर भी देखिए इतनी छोटे कंपनी के ऊपर 8 साढ़े 8,000 करोड़ के कंपनी के ऊपर 24% का होल्डिंग प्रोमोटर के, सॉरी, एफएस के पास है, तो ये गुड पॉइंट्स है। बाकी चलो अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है? अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को ध्यान से देखूँ तो कंपनीज के ऊपर जो डेटा देखने को मिला, देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद ब्रेक कैश हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद वो रिकवरी फिर से करेगा, क्योंकि टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के ऊपर करेक्शन कंपनी कर चुके हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल तक आ सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 40 रुपीज़ के आसपास। तो बाकी आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए मानता हूँ कंपनी लार्ज के, सॉरी, एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं, और कंपनी बाकी पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा जो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कासा रेशियो बहुत स्ट्रांग है, जो उज्जीवन बैंक से कई गुना ज़्यादा है। और कंपनी के जो खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी के रेशियोज, अगर रेशियोज को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा रेशियोज देखने को मिला, जो एक टाइम आरओवी 1.4% के आसपास था, आज 10% के आसपास देखने को मिला। रिटर्न ऑफ एसेट जो है वो भी दिखाए तो 1% के आसपास ग्रोथ हुआ, और एनपीए जो है वो भी देखिए ना के बराबर हो चुके हैं। हाँ, अभी भी थोड़ा सा एनपीए है मानता हूँ, फिर भी एनपीए एक टाइम 1.6% था, अभी 0.60 है, मतलब एनपीए बहुत हद तक कम किया है। देखिए कंपनी का सीआर परसेंटेज भी पॉजिटिव है, क्योंकि 11% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे भी 11% के ऊपर देखने को मिला। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 5.52 है, जो उज्जीवन बैंक का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम इसलिए हुआ क्योंकि इसका कासा रेशियो ज़्यादा है। कंपनी का पैक रेशियो ज़्यादा देखने को मिला, यहाँ पे मुझे एक वीकनेस देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कोई भी एक साल ऐसे नहीं लगा कि कंपनी का रेवेन्यूज में कुछ कमियां हैं। अगर उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट को देखो तो प्रॉफिट भी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला। लास्ट ईयर में, करंट ईयर में कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है। अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, क्योंकि आप पी रेशियो देखा है तो सेम टू सेम लेवल में है। डेप्थ कंपनी लेके चले जा रहे हैं, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किया। कितना कंपनी डेप्थ लिया वो देख लीजिए। कंपनी का बोरिंग्स 90,000 करोड़ था 2017 में, आज बढ़ के 2.5 लाख करोड़ हो चुके हैं। कंपनी को उस तरीके से रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, 11,000 से 25,000 बन चुके हैं। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी 900 से 2,700 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी की खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो इंस्टीट्यूशन, हर किसी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है। जैसे एफएस ने भी खुद की होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और डीएस ने भी होल्डिंग को 7% से 12% तक लेके गया। और प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स है ही, बाकी पब्लिक के पास कुछ होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसके भी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम उज्जीवन फाइनेंस के बैंक के ऊपर ही चार्ट पैटर्न सेम टू सेम देखने को मिला। यहाँ पे भी एक लंबा कप बने हैं और करेक्शन हुआ है। तो जितना करेक्शन होगा वही एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं जरूर देखूंगा। तो मुझे लगता है इसका जो मेनली सपोर्ट लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिला। तो सपोर्ट लेवल देखने को मिला है करीबन 65 रुपीज़ के आसपास। तो करेंटली जो है वो 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर जितने डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और भी डेटा है, अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना है, तो डीपली जानना है, तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।